स्वागत है चैंपियंस। अपने दिमाग को चुनौती देने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को एकदम आसान और स्मार्ट तरीके से सीखने वाले हैं। और आज का हमारा जो अध्ययन सामग्री है ना, वो यूपोरिया एकेडमी के टॉप 1000+ जीके से लिया गया है। इसे सौरभ सर ने तैयार किया है। हाँ, वही सौरभ सर जिन्होंने 2015 में स्टेशन मास्टर के रूप में आरआरबी एनटीपीसी क्रैक किया था। सही कहा। और ये सामग्री खासतौर पर एडीआरई, असम पुलिस, एपेक्स बैंक, रेलवे, एसएससी और बैंकिंग जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई है। तो बिना किसी देरी के भूगोल और भारत की राजधानी से जुड़े अपने पहले सवाल पर आते हैं। ये सवाल एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नई दिल्ली के निकट यानी एडजेसेंट है। और यहाँ स्मार्ट लर्निंग बूस्ट ये है कि सामग्री में एक नक्शा दिया गया है जो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों को दर्शाता है। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और इसके साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाएं भी दिख रही हैं। तो आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करें। विकल्प हैं गुरुग्राम, नंदीग्राम, धनबाद या सिकंदराबाद। ध्यान से सोचिए। तो यहाँ सही उत्तर है स्रोत में दिए गए नक्शे और विकल्पों के आधार पर गुरुग्राम। एकदम सही। अगर आप नक्शे में देखें ना, तो हरियाणा की सीमा दक्षिण पश्चिम दिल्ली से लगती है। मतलब सिकंदराबाद और धनबाद तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। बिल्कुल, वो तो बहुत दूर है, इसलिए गुरुग्राम ही लॉजिकल और सही विकल्प बचता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हाँ, और अब बारी है इतिहास और प्रसिद्ध किताबों से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक कहाँ लिखी थी? यहाँ एक एग्जाम टिप देना चाहूंगी। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जेल में लिखी गई किताबें ना परीक्षा का पसंदीदा विषय होती हैं। अरे हाँ, ये तो है। तो आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करें। विकल्प हैं पुणे सेंट्रल जेल, यरवदा जेल, ठाणे जेल या अहमदनगर किला। चैंपियंस, ध्यान से सोचिए। तो यहाँ विकल्पों में से सही उत्तर है अहमदनगर किला। बिल्कुल। अब इसे याद रखने की एक ट्रिक है। उस समय ना ऐतिहासिक किलों को अक्सर हाई प्रोफाइल राजनीतिक कैदियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, ताकि वो बाहरी दुनिया से एकदम कट जाएं। सही पकड़ा। और उसी एकांत में नेहरू जी ने भारत के इतिहास पर ये शानदार किताब लिखी थी। बहुत बढ़िया। चलिए अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। तो अगला विषय है हमारा क्षेत्रीय साहित्य और असमिया संस्कृति। प्रश्न कुछ इस तरह है, असमिया पत्रिका अरुणोदय के पहले संपादक कौन थे? यहाँ स्रोत में ना अरुणोदय पत्रिका के ऐतिहासिक कवर पेज की तस्वीर है जिस पर 1846 छपा है। ये एक बहुत ही बेहतरीन विजुअल मेमोरी ट्रिक है। हाँ, विजुअल्स हमेशा याद रहते हैं। तो आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करें। क्या वे डॉक्टर नेथन ब्राउन, हेमचंद्र बरुआ, ओलिवर कर्फ थे या इनमें से कोई नहीं? ध्यान से सोचिए। यहाँ विकल्पों के आधार पर सही उत्तर है डॉक्टर नेथन ब्राउन। बिल्कुल। 19वीं सदी में अमेरिकी बैप्टिस्ट मिशनरी असम आए थे और डॉक्टर ब्राउन उसी पहल के तहत इस पत्रिका के पहले संपादक बने थे। मतलब एक विदेशी का असमिया साहित्य की नींव रखने में इतना बड़ा हाथ था, ये सच में दिलचस्प है। हाँ, और ये परीक्षा के नजरिए से बहुत अहम सवाल है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कृषि पद्धतियों और पर्यावरण के बारे में। सवाल है, झूम खेती आमतौर पर किस क्षेत्र में की जाती है? झूम खेती को अगर रियल लाइफ से जोड़े ना, तो इसे स्लैश एंड बर्न या काटो और जलाओ खेती भी कहा जाता है। हाँ, ये नाम तो सबने सुना ही होगा। तो आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करें। आर्द्र भूमि, पहाड़ी ढलान, चार खेत या समतल मैदान। थोड़ा ध्यान से सोचिए। यहाँ सही उत्तर की पहचान करनी है, जो है पहाड़ी ढलान। एकदम सही। समतल मैदानों पर तो स्थायी खेती आसान है, लेकिन उत्तर पूर्व की खड़ी पहाड़ियों पर बारिश से मिट्टी बह जाती है। तो इसलिए वो जंगलों को जलाकर उसकी राख को खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ताकि मिट्टी को तुरंत जरूरी खनिज मिल सके। बहुत बढ़िया। चलिए अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक भारतीय राजनीति यानी पॉलिटी और संविधान से है। ये तो सबका फेवरेट होता है। प्रश्न है, उत्तर कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल किस अनुसूची के तहत बनाई गई है? संविधान की अनुसूचियों को याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रशासन के मामले में। तो आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करें। 7वीं, 5वीं, 8वीं या 6ठी अनुसूची? चैंपियंस, ध्यान से सोचिए। यहाँ सही उत्तर है 6ठी अनुसूची। बिल्कुल। देखिए, 7वीं अनुसूची तो शक्तियों के बंटवारे से है और 8वीं भाषाओं से। और 5वीं और 6ठी में अक्सर कंफ्यूजन होता है ना? हाँ,
लेकिन छठी अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए है। उत्तर कछार असम में है, इसलिए ये छठी अनुसूची में आता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अब रुख करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय संस्थानों की तरफ। सवाल है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी कहाँ स्थित है? यहाँ स्रोत में ना एनएससी की विशाल और एकदम आधुनिक कांच की इमारत की तस्वीर दी गई है, जिस पर एनएससी का बड़ा सा लोगो लगा है। वो नीले कांच वाली बिल्डिंग। तो आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करें। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद या नई दिल्ली? ध्यान से सोचिए। यहाँ सही उत्तर है मुंबई। सही जवाब। तस्वीर और विकल्पों के आधार पर ये भारत की वित्तीय राजधानी का सीधा संकेत है। हाँ, अक्सर लोग नई दिल्ली सोच लेते हैं क्योंकि वो देश की राजधानी है। यही तो ट्रैप है। राजनीतिक और वित्तीय राजधानी का फर्क हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं सामान्य विज्ञान और भौतिकी पर, जो बहुत ही लॉजिकल विषय है। और सवाल भी बहुत शानदार है। पानी का घनत्व यानी डेंसिटी अधिकतम कितने तापमान पर होता है? ये विज्ञान का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ट्रिक प्रश्न है, क्योंकि लोग अक्सर 0 या 100 डिग्री पर कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करें। 100 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस? एकदम ध्यान से सोचिए। यहाँ सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही। देखिए, जब पानी को ठंडा करते हैं तो 4 डिग्री तक वो सिकुड़ता है और भारी होता है। लेकिन 4 डिग्री के नीचे जाते ही वो फिर से फैलने लगता है ना? हाँ। जिसे एनोमेलस एक्सपेंशन कहते हैं। इसी वजह से झीलों में 4 डिग्री का भारी पानी नीचे रहता है और बर्फ ऊपर तैरती है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अब वापस चलते हैं भारत के भूगोल और हमारी नदी प्रणालियों की ओर। सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय से नहीं निकलती है? यहाँ एक स्मार्ट ट्रिक है, प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर और हिमालय नदियों के बीच का अंतर पहचानना। तो आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करें। सिंधु, गंगा, यमुना या नर्मदा? चैंपियंस, ध्यान से सोचिए। यहाँ सही उत्तर है नर्मदा। बिल्कुल। सिंधु, गंगा और यमुना तीनों ग्लेशियर से निकलती हैं जो हिमालय में हैं। और नर्मदा मध्य भारत के पहाड़ों से निकलती है। हाँ, अमरकंटक पठार से, और ये एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्तर पूर्व भारत का भूगोल है। प्रश्न है, निम्नलिखित पुलों में से कौन सा सबसे पूर्वी स्थान पर है? स्रोत में एक बहुत लंबे पुल की हवाई तस्वीर है जो एक चौड़ी नदी पर बना है। ये विजुअल हिंट परीक्षा में याददाश्त तेज करता है। तो आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करें। नरनारायण सेतु, सरायघाट सेतु, भूपेन हजारिका सेतु या कोलिया भूमोरा सेतु? थोड़ा ध्यान से सोचिए। यहाँ सही उत्तर है भूपेन हजारिका सेतु। एकदम सही। अगर आप मानचित्र को मानसिक रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें ना, तो सरायघाट और नरनारायण मध्य और पश्चिम में आते हैं। और भूपेन हजारिका सेतु एकदम पूर्व में असम और अरुणाचल को जोड़ता है। बिल्कुल, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास और हमारे स्वतंत्रता संग्राम की। सवाल है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? यहाँ स्वराज शब्द का महत्व और उस समय के राजनीतिक माहौल का एक छोटा सा रियल लाइफ कनेक्शन समझना जरूरी है। तो आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करें। विकल्प हैं CR दास और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल या CR दास और मोतीलाल नेहरू? ध्यान से सोचिए। यहाँ सही उत्तर है CR दास और मोतीलाल नेहरू। बिल्कुल। 1920 के दशक में जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया ना, तो राजनीति में एक खालीपन आ गया था। और उसी खालीपन को भरने के लिए, सिस्टम के अंदर घुसकर विरोध करने के लिए ये पार्टी बनी थी। सही कहा। 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। बहुत बढ़िया। चलिए अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अब हम प्राचीन इतिहास और विदेशी यात्रियों के दौर में चलते हैं। प्रश्न है, ह्वेनसांग ने किस राजा के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? यहाँ चीनी यात्रियों के नाम और भारतीय राजाओं के नाम के पहले अक्षरों को जोड़ने की एक शॉर्टकट ट्रिक है। तो आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करें। हर्षवर्धन, अशोक, विष्णुगुप्त या समुद्रगुप्त? चैंपियंस, ध्यान से सोचिए। यहाँ सही उत्तर है हर्षवर्धन। बिल्कुल। ट्रिक ये है कि ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान हो गया। लेकिन टाइमलाइन भी तो देखनी होगी ना? हाँ, ह्वेनसांग 7वीं सदी में आया था। अशोक और समुद्रगुप्त का काल तो बहुत पहले का था, तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं हमारी भारतीय संस्कृति, त्योहारों और परंपराओं की। सवाल है, सूर्य देवता को समर्पित छठ पूजा उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आज के समय में तो ये त्योहार देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गया है, जो इसका एक रियल लाइफ उदाहरण है। तो आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करें। महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात या राजस्थान? ध्यान से सोचिए। यहाँ सही उत्तर है बिहार। बिल्कुल। अगर आप भारत के नक्शे पर इस त्योहार की मूल उत्पत्ति देखें तो वो बिहार राज्य है। और अब प्रवास के कारण ये पूरे भारत का एक बहुत बड़ा पर्व बन चुका है। एकदम सही, जहाँ उगते और डूबते दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अब हम ऐतिहासिक स्मारकों और उत्तर पूर्व भारत की धरोहरों की बात करेंगे। प्रश्न है, उत्तर पूर्व भारत में कांगला किला कहाँ स्थित है? स्रोत में जो तस्वीर है ना, उसमें एक भव्य द्वार दिख रहा है जिस पर कांगला अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करें। इम्फाल, गंगटुक, अगरतला या ईटानगर? थोड़ा ध्यान से सोचिए। यहाँ सही उत्तर है इम्फाल। बिल्कुल सही। उत्तर पूर्व की राजधानियों के बीच कंफ्यूजन दूर करने का एग्जाम टिप ये है कि हर राजधानी को वहां के एक लैंडमार्क से जोड़ लें। जैसे कांगला किले को सीधे इम्फाल और मणिपुर के शाही इतिहास से जोड़ लेना चाहिए। हाँ, इससे वो विजुअली दिमाग में बैठ जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा दुनिया घूम लेते हैं, यानी विश्व भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय राजधानियां। सवाल है, अर्जेंटीना की राजधानी शहर क्या है? स्रोत में दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना के नक्शे में ब्यूनस आयर्स को एक स्टार के साथ प्रमुखता से दर्शाया गया है। तो आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करें। लीमा, बोगोटा, सांटियागो या ब्यूनस आयर्स? चैंपियंस, ध्यान से सोचिए। यहाँ तस्वीर के अनुसार सही उत्तर है ब्यूनस आयर्स। एकदम सही। नक्शे में ये स्पष्ट रूप से राजधानी के रूप में दिखाया गया है। और अगर एलिमिनेशन लगाएं तो लीमा पेरू की है और बोगोटा कोलंबिया की। बिल्कुल। और सैंटियागो चिली की राजधानी है, तो बचा ब्यूनस आयर्स। बहुत बढ़िया। चलिए अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी विषय पर, प्रसिद्ध भारतीय साहित्य और लेखक। प्रश्न है, मालगुडी डेज पुस्तक किसने लिखी है? यहाँ पुरानी किताब के कवर पर लेखक का नाम और मालगुडी गांव का दृश्य छपा है। ये दूरदर्शन के पुराने धारावाहिक की याद दिलाता है। तो आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करें। आर.के. लक्ष्मण, के.आर. नारायणन, आर.के. नारायण या आर.के. पंडित? बहुत ध्यान से सोचिए। यहाँ सही उत्तर है आर.के. नारायण। बिल्कुल। यहाँ एक शानदार एग्जाम टिप है। आर.के. लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट थे और आर.के. नारायण एक महान लेखक थे। दोनों भाई थे, इसलिए कैंडिडेट्स अक्सर दोनों नामों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, लेकिन कवर पर स्पष्ट रूप से आर.के. नारायण लिखा है, जो इस काल्पनिक शहर के रचयिता हैं। शानदार। तो यहाँ हमारे 15 सवाल पूरे होते हैं। चैंपियंस पैदा नहीं होते, वे अभ्यास से बनते हैं। सौरभ सर की यूपूरिया एकेडमी की इस टॉप 1000 सीरीज के आज के 15 सवालों ने निश्चित रूप से आपकी तैयारी को धार दी होगी। बिल्कुल। आज हमने भूगोल, इतिहास और विज्ञान के कई पहलुओं का एक साथ विश्लेषण किया। आपके लिए एक विचारणीय प्रश्न है, क्या आपने गौर किया कि परीक्षा में अक्सर ऐसे प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं जहां दो विकल्प बहुत समान दिखते हैं? हाँ, जैसे आर.के. नारायण और आर.के. लक्ष्मण वाला सवाल। एकदम सही। अगली बार मॉक टेस्ट देते समय इस पैटर्न को पहचानने की कोशिश करें। सीखते रहिए, सुधार करते रहिए